नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। आज का वीडियो है प्लेटफॉर्म के न्यू बुक बिहार एसएससी प्रैक्टिस सेट वॉल्यूम 2 में दिया हुआ टेस्ट सीरीज नंबर 5। इसमें 150 प्रश्न दिया हुआ है। सारे प्रश्न को डिटेल सॉल्यूशन किया गया है, मैथ और रीजनिंग का भी, तो आप इसे पूरा जरूर देखें। तो आइए शुरू करते हैं पहले प्रश्न से। पहला प्रश्न क्या है कि निम्नलिखित में कौन सा विकल्प भारत के इतिहास के सही कालानुक्रम को दर्शाता है, भारत के इतिहास का। तो सबसे पहले जो घटना घटा है वो क्या घटा है, तो मौर्य साम्राज्य हुआ है। उसके बाद कौन सा आया है, तो गुप्त साम्राज्य का आया है। उसके बाद सल्तनत काल आया है, यानी दिल्ली सल्तनत। और चौथे में आया है मुगल काल। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, QPSR। मौर्य वंश जो आया है वो कब आया है, 322 BC में आया है। गुप्त वंश का शासनकाल तीसरी शताब्दी में हुआ है, कम तीसरी शताब्दी में। और दिल्ली सल्तनत जो है वो 1206 ईस्वी से 1526 ईस्वी तक। अब मुगल 1526 से लेके कब तक, तो 1857 के युद्ध तक। उसके बाद अंग्रेजों के शासन आ गया था। हाल ही में चर्चा में रहे घूम मठ भारत के किस राज्य में स्थित है। घूम मठ भारत के किस राज्य में स्थित है। सही जवाब हो जाएगा डी, पश्चिम बंगाल में। चर्चा में रहे घूम मठ भारत के राज्य के पश्चिम बंगाल राज्य में स्थित है। नेपाल के लुम्बिनी में अंतर्राष्ट्रीय बौद्ध परिसंघ द्वारा भारत के अंतर्राष्ट्रीय बौद्ध संस्कृति और विरासत केंद्र का निर्माण शुरू किया गया है। और 2023 में पहली वैश्विक बौद्ध सम्मेलन की मेजबानी नई दिल्ली में किया गया है। अगला है, किस बैंक को भारत में बैंक ऑफ द ईयर 2023 का खिताब दिया गया। बैंक ऑफ द ईयर 2023 का सही जवाब हो जाएगा ए, फेडरल बैंक को। फेडरल बैंक को भारत में बैंक ऑफ द ईयर 2023 का खिताब दिया गया है। वर्तमान में छत्तीसगढ़ के राज्यपाल कौन है। वर्तमान में छत्तीसगढ़ के राज्यपाल कौन है। आंसर हो जाएगा विश्वभूषण हरिचंद्रन। वर्तमान में विश्वभूषण हरिचंद्रन छत्तीसगढ़ के राज्यपाल हैं। और शिव प्रताप शुक्ल कहाँ के हैं, तो ये है हिमाचल प्रदेश के। कहाँ के हैं, हिमाचल प्रदेश के हैं शिव प्रताप शुक्ल। और मंगूभाई छगन भाई पटेल जो है वो है मध्य प्रदेश के। मंगूभाई छगन भाई पटेल हैं मध्य प्रदेश के। और कंभमपति हरिबाबू जो है वो है मिजोरम के राज्यपाल। मिजोरम के राज्यपाल हैं। अगला है, फिलिस्तीनियों लोगों के साथ संयुक्त राष्ट्र द्वारा संयुक्त एकजुटता दिवस 2023 दुनिया भर में कब मनाया गया। फिलिस्तीनी लोगों के साथ संयुक्त राष्ट्र द्वारा अंतर्राष्ट्रीय एकजुटता दिवस 2023 दुनिया भर में कब मनाया गया। और इसका आंसर हो जाएगा ए, 29 नवंबर 2023 को मनाया गया। इजराइल फिलिस्तीन मुद्दे के संदर्भ में 2 स्टेट सॉल्यूशन नाम से संदर्भित किया जाता है। इजराइल की अगर राजधानी पूछता है तो कहाँ है, तो वो है जेरूसलम। और इजराइल से भारतीयों को निकालने हेतु भारत सरकार ने ऑपरेशन अजय चलाया था। 20वीं शताब्दी के पहले दशक के दौरान किस स्थान को भारतीय राष्ट्रवाद का तंत्रिका केंद्र माना जाता था। और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, बंगाल को। 20वीं शताब्दी के पहले दशक के दौरान बंगाल भारतीय राष्ट्रवाद का तंत्रिका केंद्र माना जाता था। अंग्रेज का विजय अभियान बंगाल से ही प्रारंभ हुआ था। और भारत में राष्ट्रवाद का शुरुआत भी बंगाल से ही प्रारंभ हुआ है। निम्नलिखित में कौन सा प्राचीन अधिमहाद्वीप गोंडवाना लैंड का हिस्सा नहीं था। और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, फ्रांस। फ्रांस प्राचीन अधिमहाद्वीप गोंडवाना लैंड का हिस्सा नहीं था। गोंडवाना लैंड के अंतर्गत भारत तथा समीपवर्ती देश ऑस्ट्रेलिया, दक्षिण अमेरिका, अंटार्कटिका, दक्षिणी अफ्रीका और मेडागास्कर आते थे। गोंडवाना लैंड का नाम एडवर्ड सुएस ने भारत के गोंडवाना क्षेत्र के नाम पर रखा था। भारत का दक्षिणी प्रायद्वीपीय पठार गोंडवाना लैंड का ही एक भाग है। अगले प्रश्न पे चलते हैं। नेत्र क्या है। और इसका सही आंसर हो जाएगा ए, मानव रहित विमान है। मानव रहित विमान है। नेत्र विमान एक हल्का निगरानी एवं टोही विमान है। अगर निशांत की बात करें तो निशांत एक मानव रहित यान, खुफिया जानकारी एवं क्षति का आकलन करने वाला विमान है। संत कबीर सम्मान किस क्षेत्र में दिया जाता है। संत कबीर सम्मान किस क्षेत्र में दिया जाता है। और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, बुनाई के क्षेत्र में दिया जाता है। कबीर की समाधि स्थल कहाँ है, मगहर में स्थित है। कबीर दास का जन्म हुआ था वाराणसी के लहर तारा में हुआ था। और कबीर के गुरु थे रामानंद थे, जो एक वैष्णव संत थे। और कबीर सम्मान दिया जाता है किस क्षेत्र में, बुनाई के क्षेत्र में। नेक्स्ट प्रश्न है, 4 साल के लिए निरंतर सबसे शानदार और उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए राष्ट्रीय खेल पुरस्कार खाली स्थान है। और इसका सही जवाब हो जाएगा बी, खेल रत्न पुरस्कार, जिसे नाम चेंज करके मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार कर दिया गया है।
भारत और खालिस्तान के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास बिनबैक्स 2023 का संस्करण दिसंबर 2023 में आयोजित किया गया। तो ये कहाँ आयोजित किया गया? तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, वियतनाम में किया गया। भारत और वियतनाम के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास बिनबैक्स 2023 का संस्करण दिसंबर 2023 में आयोजित किया गया। दक्षिण सूडान की राजधानी है, दक्षिण सूडान की राजधानी कहाँ है? तो आंसर हो जाएगा बी, जूबा है। दक्षिण सूडान 9 जुलाई 2011 को सूडान से अलग होकर एक अलग राष्ट्र बना। सूडान एक अफ्रीकी देश है जिसकी राजधानी कहाँ है? तो वो है खार्तूम। वाटर पोलो में प्रत्येक पक्ष में खिलाड़ी की संख्या कितनी होती है? वाटर पोलो में प्रत्येक पक्ष की खिलाड़ी की संख्या कितनी होती है? आंसर हो जाएगा बी, 7 होती है। पोलो खेल घोड़े पर बैठकर खेला जाता है। अब पोलो खेल में खिलाड़ियों की संख्या प्रत्येक पक्ष में 4 होती है, लेकिन वाटर पोलो में प्रत्येक पक्ष में खिलाड़ियों की संख्या 7 होती है। अब पोलो खेल का ही पुराना नाम चौगान था। नेक्स्ट है संगलू समिति, जिसने 2011 में रिपोर्ट प्रस्तुत की, किससे संबंधित है? सुंगलू समिति, सुंगलू समिति। और इसका सही आंसर हो जाएगा ए, राष्ट्रमंडल खेलों का घोटाला। सुंगलू समिति जिसने 2011 में रिपोर्ट प्रस्तुत की थी, राष्ट्रमंडल खेलों में घोटालों से संबंधित है। अगर रंगराजन समिति के बारे में पूछे तो ये संबंध है भुगतान संतुलन के। मल्होत्रा समिति का संबंध है बीमा क्षेत्र में सुधार के लिए। स्वामीनाथन समिति का संबंध है जनसंख्या नीति से। और डॉक्टर एम.एस. स्वामीनाथन को भारतीय हरित क्रांति का जनक भी कहा जाता है। एक और कई बार पूछता है सत्यम समिति का संबंध, तो यह है वस्त्र नीति से। अक्टूबर 2023 को सार्वजनिक क्षेत्र के विकास उपक्रम को आपदा प्रबंधन में गोल्डन पीकॉक पुरस्कार से सम्मानित किया गया। इसका सही आंसर हो जाएगा ए, REC। अक्टूबर 2023 को सार्वजनिक क्षेत्र के REC लिमिटेड उपक्रम को आपदा प्रबंधन में गोल्डन पीकॉक पुरस्कार से सम्मानित किया गया। नेक्स्ट है सरलीकरण करना है। तो सबसे पहले इसका जो होगा किसे सोल्व किया जाएगा? तो सबसे छोटी ब्रैकेट जो है उसे सोल्व कीजिए और इसको फिर सोल्व कीजिए, उसके बाद ये पूरे को सोल्व कीजिए, फिर यहाँ इसका सोल्व होगा और लास्ट में ये होगा। तो हमारे पास जो आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा -37। नेक्स्ट है समर को 8 दिवसीय बिक्री अभियान के दौरान अपनी यात्रा का ख्याल रखने के लिए कुछ धनराशि दी गई है, जितने में उसे खर्च चलाना था। हालांकि उसने अपने प्रवास को और 6 दिनों तक बढ़ाया था। नतीजन उनका औसत दैनिक यात्रा भत्ता 120 कम हो गया। शुरुआत में उसे कितनी राशि स्वीकृत की गई थी? माना कि 8 दिवसीय यात्रा की औसत राशि कितनी थी? तो x थी। अब प्रश्न से कह रहा है कि 8x बराबर 14 गुना x माइनस 120, 120 कम जा रहा है, तो 8x बराबर हो जाएगा 14x माइनस 14 गुना 120 हो जाएगा। तो हमारे पास आ जाएगा 6x बराबर 14 गुना 120, तो x बराबर हो जाएगा 280। यानी शुरुआत में दी गई राशि 8 दिनों के लिए था 280 पर डे, गुना 8 करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 2240 रुपया, क्योंकि औसत दैनिक राशि हम x मान है, तो हो जाएगा 2240 रुपया, बी हो जाएगा। 18 वर्ष पहले साइरस निखिल से 2.5 गुना बड़ा था। उसकी वर्तमान आयु का योग 92 वर्ष है। निखिल की वर्तमान आयु कितनी है? माना कि निखिल की वर्तमान आयु कितनी है? x है, तो साइरस की वर्तमान आयु कितनी हो जाएगी? तो 5/2 गुना x माइनस 18 प्लस 18, ऐसे बंद कर देंगे, उतना ही हमारे पास आ जाएगा वर्ष, साइरस की वर्तमान आयु। अब प्रश्न में कह रहा है x प्लस 5/2 गुना x माइनस 18 प्लस 18 बराबर क्या दिया हुआ है? वो है 92 दिया हुआ है। तो हमारे पास जब सोल्व करेंगे तो 7x/2 माइनस 45 प्लस 18 बराबर 92, 7x/2 बराबर 119, x बराबर हो जाएगा 34 वर्ष। आंसर हमारे पास आ जाएगा बी, 34 वर्ष। निम्नलिखित में कौन सी भाज्य संख्या नहीं है? आंसर हो जाएगा बी, 409। 409 एक अभाज्य संख्या है क्योंकि ये केवल एक तथा स्वयं से ही विभाज्य होता है। अगला है जल और शरबत के 2 सम्मिश्रणों के अनुपात क्रमशः 5:2 और 7:4 है। इन दोनों को आपस में इस प्रकार मिलाया जाता है कि नया अनुपात 3:2 हो जाता है। दोनों की कुल मिश्रण में पानी और शरबत का अनुपात क्या हो जाएगा? तो आइए अभिष्ट अनुपात बराबर एक शॉर्टकट में भी बना सकते हैं, 3 गुना 5/7 प्लस 2 गुना 7/11 और अनुपात हो जाएगा 3 गुना 2/7
अब प्लस 2 × 4/11। बस इसे सोल्व कर दीजिएगा तो जो हमारे पास आ जाएगा वही अनुपात हो जाएगा 263:122 हो जाएगा। तो आंसर हो जाएगा हमारे पास बी। नेक्स्ट है, 4 संख्याओं ए बी सी और डी का कुल औसत 26 है। यदि ए और बी का औसत 19.5 है तो सी और डी का औसत क्या होगा। तो 4 संख्याओं का योग कितना हो जाएगा, तो वो योग हो जाएगा 26 × 4 = 104 हो जाएगा। ए और बी का कुल योग कितना हो जाएगा, ए और बी का कुल योग कितना हो जाएगा, तो वो हो जाएगा 19.5 × 2 = कितना, 39। तो सी और डी का औसत कितना हो जाएगा, तो हमारे पास आ जाएगा 104 - 39/2 = 32.5। आंसर हो जाएगा बी। एक ऋण का भुगतान 5808 की 2 समान वार्षिक किस्तों में किया जाता है। यदि चक्रवृद्धि ब्याज की दर जिसकी गणना वार्षिक तौर पर होती है 10% वार्षिक है तो ऋण की कुल राशि कितनी है। तो ऋण की कुल राशि बराबर डायरेक्ट बना दीजिए 5808 × 100/100 + 10 के होल स्क्वायर प्लस 5808 प्लस मैंने ये गुना में आ जाएगा, ये हो जाएगा 100/100 + 10 के पावर 1, ये 2/1। तो इसे जब सोल्व कीजिएगा तो हमारे पास आ जाएगा 4800 + 5280 = 10,080। आंसर हो जाएगा बी। एक ट्रेन 8 घंटे में कोई यात्रा पूरी करती है। यात्रा का पहला आधा हिस्सा 45 किलोमीटर/आवर, दूसरा आधा हिस्सा 55 किलोमीटर/आवर की गति से पूरा किया जाता है। यात्रा की कुल दूरी कितनी है। तो दूरी बराबर एक डायरेक्ट फार्मूला होता है 2x/x + y × t। यहाँ पर मान रख देना है 2 × 45 × 55/45 + 55 × 8। सोल्व कीजिएगा तो हमारे पास आ जाएगा कितना, 396। कितना आ जाएगा, 396 किलोमीटर। आंसर हो जाएगा डी। शेफाली ने कप को एक सेट 575 रुपये में खरीदा, लेकिन बाद में पुराना माल निकालने के लिए 506 में बेच दिया। उसे कितना प्रतिशत नुकसान हुआ। यानी हानि प्रतिशत बराबर हो जाएगा, हानि। तो हानि कितना हुआ, 575 - 506, हानि गुना 100 बटा क्रय मूल्य कितना था, 575। बस इतना कर देना है तो हमारे पास निकलेगा 69 × 100 बटा 575 बराबर हो जाएगा 12%। आंसर हो जाएगा डी। निम्नलिखित में कौन सी संख्या का मान एक शांत दशमलव होगा। तो आइए देखते हैं। शांत दशमलव का मतलब होता है कि वहीं पर ख़त्म हो जाना, और अशांत मतलब वो इन्फिनिटी तक जाएगा। जैसे अगर 3/45 को हम लिख सकते हैं 0.06666, ये बहुत दूर तक जाएगा तो ये अशांत है। अगर हम इसे 12/45 को लिखेंगे तो ये 0.26666 अशांत तक जाएगा, इन्फिनिटी तक। 6/45 को ऐसे 0.13333, ये सब अशांत दशमलव है। लेकिन अगर 9/45 को लिखेंगे तो ये 0.2 में ख़त्म हो जाएगा। यानी ये जो है वो है शांत दशमलव, यानी इसके बाद नहीं होगा, फुल कट जाएगा। यदि 24 कैरेट सोना 100% शुद्ध सोना है तो 22 कैरेट सोने में शुद्ध सोने के प्रतिशत कितना है। तो 24 कैरेट सोना कितना है, 100%। 1 कैरेट कितना होगा, 100/24 हो जाएगा। 22 कैरेट कितना होगा, 100/24 गुना 22 बराबर हो जाएगा 275/3%। आंसर हो जाएगा हमारे पास ए। दिया गया पाई चार्ट अलग अलग भागों पर Q3 2015 में कंपनी XYZ का खर्च दर्शाता है। अब ये दर्शाया गया है, तो यदि कंपनी XYZ कुल 100 लाख करोड़ खर्च किया तो कर्मचारियों की आय पर कुल कितना खर्च किया। तो कर्मचारियों की आय पर कुल खर्च बराबर हो जाएगा कितना, तो 100 लाख करोड़ का कितना परसेंट, 20%, क्योंकि वेतन जो हमारे पास है वो 20% ही खर्चा गया। तो हो जाएगा कितना, 20 लाख करोड़। कितना, 20 लाख करोड़। आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए।
1640 पर 7.5% की साधारण वार्षिक ब्याज की दर से 6 वर्षों में प्राप्त ब्याज की राशि क्या होगी? तो साधारण ब्याज बराबर क्या होता है? मूलधन गुना समय और गुना क्या होता है? दर और बटा 100 होता है। ये कितना है? 1640 गुना 7.5 गुना 6 बटा 100। हमारे पास जब इसे सोल्व करेंगे तो आ जाएगा 73,800 बटा 100 यानी 738। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। एक साइकिल कंपनी 2 ब्रांड की साइकिलों को एक ही दिन में बेचकर 6,000 का लाभ अर्जित करती है। यदि एक ब्रांड की बिक्री द्वारा अर्जित लाभ कुल लाभ का 45% है तो दूसरे ब्रांड की साइकिल की बिक्री द्वारा अर्जित लाभ कितना है? तो माना कि दूसरे ब्रांड का जो लाभ है वो कितना है? 100 रुपया है। कितना है? 100 रुपया है। तो प्रश्न से कह रहा है कि 6,000 गुना 45, क्योंकि 45% प्लस x बराबर कितना हो जाएगा टोटल? तो 6,000 रुपया हो जाएगा। ये हो जाएगा 2700 प्लस x बराबर 6,000। x बराबर हो जाएगा 6,000 माइनस 2700 बराबर हो जाएगा 3300 रुपया। तो जो हमारे पास लाभ आ गया वो कितना आ गया है? 3300। आंसर हो जाएगा बी। निम्नलिखित में से परिमेय संख्या कौन सी है? परिमेय संख्या कौन सी है? तो 3√8 माइनस 2 जो है वो परिमेय संख्या है, क्योंकि 3√2 के पावर 3√3 माइनस 2 बराबर 2 माइनस 2 बराबर 0। तो 0 क्या है? परिमेय संख्या। आंसर हो जाएगा हमारे पास जो होगा वो हो जाएगा बी। सी नहीं होगा, बी होगा ये। निम्नलिखित में किस अनुच्छेद में पूरे भारत में एक समान सिविल संहिता उल्लेख है? किस अनुच्छेद में? आंसर हो जाएगा डी, अनुच्छेद 44 में पूरे भारत में समान सिविल संहिता का उल्लेख है। वर्तमान में गोवा राज्य में समान नागरिक संहिता लागू है। उत्तराखंड राज्य में भी इसे लागू करने का विचार किया जा रहा है। और संविधान के भाग 4 में अनुच्छेद 36 से 51 तक राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का वर्णन किया है। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। मशहूर टीवी सीरियल रामायण के निर्माता कौन थे? और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, रामानंद सागर। प्रसिद्ध टीवी सीरियल रामायण के लेखक एवं निर्माता रामानंद सागर थे। रामायण टीवी सीरियल जो है वो कब आया था? तो 1987-88 में रामानंद सागर द्वारा चलाया गया था। रामानंद सागर का जो है जन्म 29 दिसंबर 1917 को तथा मृत्यु 12 दिसंबर 2005 को हुआ था। दूरदर्शन पर रामायण और कृष्णा नामक अति लोकप्रिय धारावाहिक के कारण वे बहुत प्रसिद्ध हुए थे। अगला है, निम्नलिखित में कौन से स्थल पर जहां अशोक के स्तंभ मौजूद है में बैल प्रधान है? और इसका आंसर हो जाएगा डी, रामपुरवा। बिहार के पुरातात्विक स्थल रामपुरवा है जो पश्चिम चंपारण जिले में स्थित है, जो बैल प्रधान अशोक के स्तंभों में से एक के रूप में जाना जाता है। यह एक बहुरूप आधार से बना है, पुष्प डिजाइनों से सजाए गए हैं और जेबू बैल के यथार्थवादी चित्रण के साथ। लौरिया नंदगढ़ पर सिंह और मोर का चित्रण है। सांची और सारनाथ के स्तंभों के ऊपर एक साथ 4 सिंहों की आकृति मंडित की गई है। नेक्स्ट है, भारतीय महिला हॉकी टीम ने महिला एशियन चैंपियन ट्रॉफी 2023 में किस देश को हराकर स्वर्ण पदक हासिल किया? आंसर हो जाएगा ए, जापान को हराकर भारतीय महिला हॉकी टीम ने महिला एशियन चैंपियन ट्रॉफी 2023 में स्वर्ण पदक हासिल किया है। नेक्स्ट है, जिस समय दिल्ली ब्रिटिश भारत की राजधानी बनी उस समय वायसराय कौन थे? आंसर हो जाएगा सी, लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय। दिल्ली ब्रिटिश भारत की राजधानी बनी उस समय वायसराय लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय था। भारत की राजधानी कलकत्ता थी, जिसे 1911 में बदलकर दिल्ली को नई राजधानी घोषित की गई। और राजधानी परिवर्तन की घोषणा ब्रिटेन के सम्राट जॉर्ज पंचम द्वारा 12 दिसंबर 1911 को दिल्ली दरबार में की गई थी। और 12 दिसंबर 1911 को दिल्ली में इंग्लैंड के सम्राट जॉर्ज प्रथम व महारानी मेरी के स्वागत में दिल्ली दरबार का आयोजन किया गया था। और 23 दिसंबर 1912 को दिल्ली राजधानी परिवर्तन के जुलूस समारोह पर हार्डिंग सेकेंड पर बम फेंका गया था। अगला है, यूनानी रोमन कला को निम्नलिखित में से कहाँ स्थान प्राप्त हुआ है? आंसर हो जाएगा बी, गांधार। यूनानी रोमन कला का गांधार में स्थान प्राप्त हुआ है। मथुरा कला एवं यूनानी रोमन कला गांधार कला का विकास कुषाण राजवंश के शासनकाल में हुआ था। यूनानी रोमन कला को इंडो ग्रीक कला, गांधार कला आदि नामों से जाना जाता है। और महात्मा बुद्ध की सर्वप्रथम मूर्ति भी मथुरा कला के तहत बनाई गई थी।
निम्नलिखित में वह स्थान कौन सा है जिसे यूनेस्को द्वारा विश्व विरासत स्थल के रूप में अभी तक मान्यता नहीं दी गई है? और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, राजगीर। राजगीर को यूनेस्को द्वारा विश्व विरासत स्थल के रूप में अभी तक मान्यता नहीं मिली है। बिहार के नालंदा जिले में स्थित राजगीर पर्यटन स्थल के रूप में विश्व विख्यात है। यूरेनस सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करने में कितना समय लेता है? यूरेनस सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करने में कितना समय लेता है? और इसका सही आंसर हो जाएगा सी, 84 वर्ष का समय लेता है यूरेनस सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करने में। अरुण एक शीत ग्रह है जिसके वायुमंडल में मीथेन की प्रधानता है और यह एक लुढ़कता हुआ प्रतीत होता है। अगला प्रश्न है कि नागार्जुन सागर बहुउद्देशीय परियोजना कौन सी नदी पर स्थित है? नागार्जुन सागर बहुउद्देशीय परियोजना आंसर हो जाएगा ए, कृष्णा नदी पर स्थित है। यह तेलंगाना के नलगोंडा जिले और आंध्र प्रदेश के गुंटूर जिले के मध्य में नागार्जुन सागर में संलग्न कृष्णा नदी पर निर्मित है। भारत में सर्वप्रथम शून्य आधारित बजट का प्रयोग कब किया गया था? शून्य आधारित बजट आंसर हो जाएगा ए, वर्ष 1983-84 ईस्वी में किया गया था विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग में, तथा बाद में वर्ष 1987-88 में समस्त मंत्रालयों में लागू किया गया। शून्य आधारित बजट में प्रत्येक योजना को शून्य से प्रारंभ मानकर पूरा समीक्षा की जाती है। वित्तीय वर्ष 2005-06 के आम बजट से भारत में जेंडर बजटिंग का अवधारणा भी शुरू किया गया है और निष्पादन बजट सर्वप्रथम 1968-69 में 4 मंत्रालयों में लागू किया गया था। प्रथम पंचवर्षीय योजना की प्राथमिकता क्या थी? आंसर हो जाएगा ए, कृषि का विकास करना। प्रथम पंचवर्षीय योजना का प्राथमिकता था कृषि का विकास करना और इस योजना में कृषि उत्पादन में वृद्धि करके खाद्य संकट का समाधान करने का प्रयास किया गया था। और ये चला था कब से कब तक? तो 1951 से लेकर 1956 ईस्वी तक और ये हेराल्ड डोमर समृद्धि मॉडल पर आधारित था। नेक्स्ट है 1857 के स्वाधीनता संग्राम की वीरांगना महारानी लक्ष्मीबाई की जन्मस्थली कहाँ है? और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, वाराणसी में। 1857 के स्वतंत्रता संघर्ष की वीरांगना महारानी लक्ष्मीबाई की जन्मस्थली वाराणसी में है। लक्ष्मीबाई का मूल नाम मणिकर्णिका तांबे था। 13 वर्ष की अल्पायु में उनका विवाह झांसी के नरेश गंगाधर राव के साथ हो गया था और 17 जून 1858 को रानी अंग्रेजों के विरुद्ध संघर्ष करते हुए वीरगति प्राप्त की थी। कब? तो 17 जून 1858 ईस्वी को। इनमें से किसने गांधी जी को ब्रिटिश भारत की यात्रा करने और वहां की भूमि और लोगों के बारे में जानने की सलाह दी थी? और इसका आंसर हो जाएगा डी, गोपाल कृष्ण गोखले। गोपाल कृष्ण गोखले ने गांधी जी को ब्रिटिश भारत की यात्रा करने और वहां की भूमि और लोगों के बारे में जानने की सलाह दी। गोपाल कृष्ण गोखले गांधी जी के राजनीतिक गुरु थे। गोपाल कृष्ण गोखले के राजनीतिक गुरु कौन थे? तो महादेव गोविंद रानाडे थे। अगला है निम्नलिखित में कौन सा विकल्प संयुक्त राष्ट्र के सतत विकास लक्ष्यों में से एक है? और इसका सही आंसर हो जाएगा शून्य भूखमरी, बिल्कुल। जल के नीचे जीवन, ये भी। जलवायु कार्रवाई, ये भी। गुणवत्ता पारक शिक्षा, ये भी। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, सभी। बक्सर का प्रसिद्ध लड़ाई कब हुई थी? बक्सर की प्रसिद्ध लड़ाई आंसर हो जाएगा बी, 22 अक्टूबर 1764 ईस्वी को। 22 अक्टूबर 1764 को बक्सर में हुई थी। बक्सर की लड़ाई ब्रिटिश सेना और मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय, मीर कासिम और शुजा उद दौला अवध के नवाब की संयुक्त सेना के बीच लड़ी गई थी। 216 कार्ड ए और बी के बीच बांटे जाते हैं। सबसे पहले कार्ड क्रमशः ए और बी के बीच 5:4 के अनुपात में बांटे जाते हैं। कुछ समय बाद कार्ड पुनः एकत्रित करके क्रमशः ए और बी के बीच 11:13 के अनुपात में बांटे जाते हैं। पहले की तुलना में दूसरी बार ए को कितने कार्ड प्राप्त हुए हैं? 216 कार्ड बांटे गए। ए की प्राप्ति पहले में कितना था? तो 216 गुना 5 बटा टोटल कितना? 9, यानी ये हो जाएगा 120 हो जाएगा। दूसरी स्थिति में ए को प्राप्त कार्ड कितना होगा? तो 216 11 प्लस 13 कितना हो जाएगा? 24। तो ये हमारे पास आ जाएगा 99। अंतर अगर हम देखते हैं कितना हो जाएगा? 120 माइनस 99 बराबर 21, यानी अर्थात 21 कार्ड कम मिला है। ए को कितने कार्ड प्राप्त हुए हैं पहले की तुलना में दूसरी बार? तो 21 हुए जो वो कम मिला है। ये प्रश्न को यहाँ अच्छे से पढ़िएगा। पहले की तुलना में दूसरी बार ए को कितने कार्ड प्राप्त हुए? तो 21 कम प्राप्त हुए दूसरी बार। औसतन मीनाक्षी अपने मासिक वेतन का 10% खरीदारी और रेस्तरां और माल जाने पर खर्च करती है। 80% उसके घरेलू खर्चों पर व्यय होता है। 10% की बचत होती है। यदि मासिक घरेलू व्यय 48,000 है तो उसकी मासिक आय कितनी है? अब प्रश्न में कह रहा है कि 80% बराबर कितना है? तो वो है 48,000। तो 100% बराबर कितना हो जाएगा? 100% बराबर तो 48,000 बटा 80 गुना 100 कर देना है, सीधे निकल जाएगा 60,000। सही आंसर हो जाएगा सी। दो संख्याओं का लसा 2604 है और महसा 12 है। यदि संख्याओं में से एक 84 है तो दूसरी संख्या क्या होगा? दो संख्याओं का गुणनफल बराबर होता है HCF इंटू LCM, यानी एक संख्या 84 है, दूसरी संख्या हमें निकालना है। दूसरी संख्या बराबर HCF कितना दिया हुआ है? 2604 गुना कितना? 12। तो दूसरी संख्या बराबर हो जाएगा
दूसरी संख्या बराबर होगा 2604 गुना 12 बटा 84 बराबर हो जाएगा 372। सही आंसर हो जाएगा डी। अर्पण, तन्वी एवं ऋषभ ने आपस में एक केक को बांट लिया। अर्पण ने केक का 1/12 भाग लिया, ऋषभ ने 3/4 तथा शेष केक तन्वी खाया। तन्वी का हिस्सा कितना था? अर्पण तथा ऋषभ द्वारा खाया गया केक का कुल भाग कितना हो जाएगा? 1/12 प्लस 3/4 यानी टोटल हो जाएगा 5/6 भाग। अब तन्वी का हिस्सा कितना बचा? तो 1 में 5/6 घटा देंगे, 1/6 भाग बच गया। आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। 6/8 में 5 और 6/25 में 4 के स्थानीय मान का योग क्या हो जाएगा? तो 6/8 बराबर हो जाएगा 0.7 पर 75/100। तो 5 का स्थानीय मान कितना हो जाएगा? 5 का स्थानीय मान तो हो जाएगा 5/100 हो जाएगा। अब 6/25 को हम क्या लिख सकते हैं? 0.24 बराबर 24/100। तो 4 का स्थानीय मान कितना हो जाएगा? वो हो जाएगा 4/100। अब कह रहा है कि स्थानीय मान का योग क्या होगा? एक का स्थानीय मान 5/100 था और दूसरा का 4/100 निकला, तो हमारे पास हो जाएगा 9/100। आंसर हो जाएगा ए। 30 लोग किसी कार्य को 12 दिनों में पूरा कर सकते हैं। 40 लोगों को उसी कार्य को पूरा करने में कितना समय लगेगा? 30 मैन को कार्य करने में 12 दिन, तो एक मैन को 12/30 नहीं होगा, 12 गुना 30 हो जाएगा, 12 गुना 30 हो जाएगा। तो 40 में क्या हो जाएगा? 12 गुना 30/40 बराबर 9 दिन काट करेंगे, 9 दिन आ जाएगा। आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट है, यदि a + 1/a बराबर 5 है तो a³ + 1/a³ का मान क्या होगा? आइए इसे सोल्व करते हैं। a + 1/a बराबर 5 है, a³ + 1/a³ बराबर होगा 5 के क्यूब माइनस 3 गुना 5 बराबर 125 माइनस 15 बराबर 110। आंसर हो जाएगा सी। लेकिन ये कैसे हुआ? तो हम लोग एक नोट जान लेंगे कि x + 1/x बराबर k है, तो x³ + 1/x³ बराबर हो जाएगा हमारे पास k³ माइनस 3k, k³ माइनस 3k। इसी फार्मूला पर ये रख दिया गया है, तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 110। अगला है, एक परीक्षा में छात्रों के एक समूह के अंकों का औसत 64 है। यदि 20% छात्रों के अंकों का औसत 91 और 25% छात्रों का अंकों का औसत 31 रहा, तो शेष छात्रों के अंकों का औसत दशमलव में 1 अंक तक शुद्ध क्या होगा? माना कि कुल छात्र कितना है? 100 है। 55 छात्रों के कुल अंक कितना हो जाएगा? 55 छात्रों के तो 100 गुना 64 माइनस 20 गुना 91 माइनस 25 गुना 31। जब इसे सोल्व करेंगे तो 6400 माइनस 1820 माइनस 775 हो जाएगा। तो आंसर आ जाएगा कितना? ये आंसर नहीं आएगा, 3805 आ जाएगा। तो औसत बराबर कितना हो जाएगा? 55 में निकलना है, तो 3805/55 बराबर हो जाएगा 69.18 बराबर 69.2। सही आंसर हो जाएगा डी। अगले प्रश्न पे चलते हैं। एक 3 मीटर 50 सेंटीमीटर लंबी और 4 मीटर ऊंची दीवार पर समान आकार के वर्गाकार टाइल्स को लगाया जाना है। पूरी दीवार को ढकने के लिए संभावित रूप से अधिकतम कितनी टाइल्स की आवश्यकता होगी? टाइल्स की भुजा कितनी है? 350 तथा 400 सेंटीमीटर। इन दोनों का मसा जो हो जाएगा वो कितना हो जाएगा? 50 हो जाएगा। तो टाइल्स की संख्या बराबर हो जाएगा जो हमारे पास वो दीवारों के क्षेत्रफल बता, एक टाइल्स का क्षेत्रफल, यानी दीवारों का क्षेत्रफल कितना है? 350 गुना 400, और एक टाइल्स का क्षेत्रफल कितना है? तो होगा 50 गुना 50, क्योंकि मसा जो हमारे पास आ रहा है वो 50। तो इसे जब काट पीट करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 7 गुना 8, यानी आंसर हो जाएगा ए। एक मशीन का मूल्य प्रति वर्ष 25% की दर से मूल्यह्रास होता है। यदि दूसरे वर्ष और तीसरे वर्ष के अंत में इसके मूल्य के बीच 24,000 का अंतर है, तो पहले वर्ष के अंत में मशीन का मूल्य कितना का होगा? तो माना कि प्रारंभिक मूल्य जो है वो x है, तो प्रश्न में कह रहा x गुना 100 माइनस 25 बटा 100 के होल स्क्वायर माइनस x गुना 100 माइनस 25 बटा 100 के होल क्यूब बराबर 24,000। कितना है? 24,000। यहाँ से हमें सोल्व करना है। आइए सोल्व करते हैं। x गुना 3/4 के होल स्क्वायर माइनस x इंटू 3/4 के होल क्यूब बराबर 24,000 हो जाएगा। फिर आगे सोल्व करेंगे तो 9/16 x माइनस 3x/4 बराबर 24,000। x के मान यहाँ से निकाल लीजिएगा, 24,000 गुना 16 गुना 4/9। तो पहले वर्ष के अंत में मूलधन कितना होगा? मूलधन होगा x गुना 100 माइनस 25/100, यानी x गुना 3/4, और x का मान तो हम निकाले ही है ये वाला। जब इसे रख देंगे तो हमारे पास जो मान आ जाएगा
वो कितना आ जाएगा, 1,28,000 आ जाएगा। आंसर हमारे पास ए है। उस विकल्प का चयन कीजिए जिसका तीसरे शब्द में वही संबंध है जो दूसरे शब्द के पहले से। पुस्तकें, बस्ता, गैस स्टोव। आंसर हो जाएगा रसोई घर। जिस प्रकार बस्ता में पुस्तक को रखा जाता है, ठीक उसी प्रकार रसोई घर में गैस स्टोव रखा जाता है। अगला प्रश्न है कि उस विकल्प का चयन कीजिए जो अक्षर समूह को निम्न श्रृंखला में प्रश्नवाचक के स्थान पर आएगा। आइए देखते हैं। के प्लस जो हमारे पास 3 किया गया है उसके होगा क्या, एन होगा, यानी के से एन गया +3 में, एन से क्यू गया +3 है, क्यू से टी गया +3 है, टी से अगर +3 करेंगे तो ये डब्लू होगा। उसी तरह दूसरा में टी से एक्स गया है +4 है, एक्स के बी गया है +4 है, बी से एफ गया +4 है और एफ से +4 जो होगा वो हो जाएगा जे। तो डब्लू और जे हमें मिल गया है, यहाँ से हमें आंसर मिल जा रहा है, ऑप्शन हो जाएगा डी। उस विकल्प का चयन कीजिए जो दूसरे शब्द के पहले शब्द के संबंध रखता है। काठमांडू नेपाल की राजधानी है, तो थिम्पू कहाँ की राजधानी है, तो वो है भूटान की। आंसर हमारे पास हो जाएगा ए। अगले प्रश्न पे है, चलिए देखते हैं क्या हो सकता है, ये किस तरह अरेंज किया गया है। जिस प्रकार नॉर्वे के अक्षरों को अवरोही क्रम में लिखा गया है, ठीक उसी प्रकार पोर्चुगल को भी अवरोही क्रम में लिखेंगे, यानी जो अल्फ़ाबेटिकल में है वो सबसे लास्ट वाला पहले लिखाएगा। तो इसमें सबसे जो है लास्ट कौन है, वो यू है, उसे हम पहले लिखेंगे, उसके बाद टी है, उसके बाद आर है, पी है, ओ है, एल है, जी है और ए है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। उस विकल्प का चयन कीजिए जो तीसरी संख्या में वही संबंध है जो दूसरी संख्या का पहली से है। तो 7 और 53 को इस तरह लिखा गया है। तो आइए देखते हैं 7 और 53 को किस तरह है। तो 7 के अगर हम स्क्वायर करते हैं 49 + 2 के स्क्वायर करते हैं तो क्या हो जाएगा, 53 हो जाएगा, क्योंकि 49 + 4 = 53। उसी तरह अगर हम 9 को देखते हैं तो 9 के स्क्वायर + 2 के स्क्वायर करेंगे, 81 + 4 हो जाएगा। आंसर हो जाएगा 85। आंसर ए। भारत का मसालों का उर्वर क्षेत्र कौन सा है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, केरल। भारत का मसालों का उर्वर क्षेत्र केरल है। भारत प्राचीन काल में मसालों के लिए विख्यात था। प्राचीन काल में काली मिर्च को यवन प्रिय साहित्य में कहा गया है। भारतीय संविधान में नागरिकता के प्रावधान कब लागू हुए, और इसका आंसर हो जाएगा बी, 1949 ईस्वी में भारतीय संविधान में नागरिकता के प्रावधान लागू हुए हैं। 26 नवंबर 1949 को नागरिकता से संबंधित अनुच्छेद 5, अनुच्छेद 6, 7 और 8 तथा 9 स्वतः ही लागू हो गए और संविधान पूर्ण रूप से 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ और इसी दिन भारत में गणतंत्र दिवस के रूप में मनाया जाने लगा। भारत में बाहरी आक्रमण तथा सशस्त्र विद्रोह के कारण भारत के राष्ट्रपति द्वारा राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा किसके अंतर्गत की जाती है, और इसका आंसर हो जाएगा ए, अनुच्छेद 352 के तहत की जाती है। अनुच्छेद 368 के तहत संसद द्वारा संविधान में संशोधन किए जाने का प्रावधान किया गया है और 352 जो है वो युद्ध के बाह्य आक्रमण सशस्त्र विद्रोह के आधार पर आपातकाल यानी राष्ट्रीय आपातकाल लागू किया जाता है और अनुच्छेद 356 के तहत राष्ट्रपति द्वारा राज्यों में राष्ट्रपति शासन लागू किया जाता है और अनुच्छेद 360 के तहत वित्तीय आपातकाल की घोषणा किया जाता है। अनुच्छेद 360 में कौन सा है, तो वो है वित्तीय आपात। पंचायत समिति के सदस्य हैं, पंचायत समिति के आंसर हो जाएगा सी, प्रत्यक्ष रूप से जनता द्वारा निर्वाचित किए जाते हैं पंचायत समिति। भारत में पंचायती राज के 3 स्तर हैं, ग्राम स्तर पर ग्राम पंचायत, प्रखंड स्तर पर पंचायत समिति और जिला स्तर पर जिला परिषद। 73वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 के तहत इसका गठन पंचायती समिति का उस राज्य में नहीं किया जाएगा जिसकी जनसंख्या 20 लाख से कम है। अगला है, चीन में गृह युद्ध का शुरुआत कब हुई थी। आंसर हो जाएगा डी, 1928 ईस्वी में गृह युद्ध की शुरुआत हुई। 1927 में कोमिनतांग पार्टी से साम्यवादी लोग अलग हुए थे। चीन साम्यवादी गणतंत्र का प्रथम अध्यक्ष माओ त्से तुंग थे और चीन के द्वार खोलने का श्रेय ब्रिटेन को जाता है। और 1911 में चीनी क्रांति के नायक कौन थे, तो वो थे sun यat-sen। अगला प्रश्न है, बांग्लादेश का आधिकारिक भाषा क्या है। बांग्लादेश का आधिकारिक भाषा आंसर हो जाएगा डी, बांग्ला। बांग्लादेश की राजधानी ढाका है। बेलारूस की राजधानी क्या है, बेलारूस की राजधानी क्या है, सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, मिन्स्क। बेलारूस की राजधानी मिन्स्क है। बेलारूस पूर्ववर्तीय सोवियत संघ का घटक गणतंत्र रहा है जो बायलोरेशिया कहलाता था और बेलारूस एक स्थल रुद्ध यानी लैंड लॉक देश है। बेलारूस को राष्ट्रीय मुद्रा जो है वो बेलारूसी रूबल है। और अगर बाकू की बात करते हैं तो ये है अजरबैजान, अजरबैजान की राजधानी है बाकू है। और अगर हम बात करते हैं बेल्जियम की राजधानी कहाँ है, तो बेल्जियम की राजधानी है वो है ब्रुसेल्स। बेल्जियम की राजधानी जो है वो है ब्रुसेल्स। नेक्स्ट है, प्राचीन ब्राह्मी लिपि को पढ़ने वाला प्रथम व्यक्ति था। प्राचीन ब्राह्मी लिपि को पढ़ने वाला आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, जेम्स प्रिंसेप था। अशोक के अभिलेख पढ़ने में सबसे पहली सफलता वर्ष 1837 ईस्वी में जेम्स प्रिंसेस को हुई थी। भारत में शिलालेखों का प्रचलन सर्वप्रथम अशोक ने किया था। ग्राम पंचायत की आय का स्रोत निम्न में से कौन सा है।
और इसका आंसर हो जाएगा बी, मेला एवं बाजार कर। ग्राम पंचायत की आय का स्रोत है मेला एवं बाजार कर। पंचायती राज का मुख्य उद्देश्य क्या है? पंचायती राज का मुख्य उद्देश्य क्या है? और इसका सही आंसर हो जाएगा डी, लोगों को विकासमूलक प्रशासन में भागीदारी के योग्य बनाना है। पंचायती राज व्यवस्था का मुख्य उद्देश्य है आम जनता को विकासमूलक प्रशासन में भागीदारी के योग्य बनाना है। भारत में सत्ता के विकेंद्रीकरण का यह मुख्य उपकरण है। किस पंचवर्षीय योजना के दौरान आपातकाल लगाया गया था? नए चुनाव हुए थे और जनता पार्टी चुनी गई थी। और इसका आंसर हो जाएगा सी, 5वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान ये सब सभी हुआ था। सर्वप्रथम योजना आयोग द्वारा वर्ष 1972 में 5वीं योजना का दार्शनिक आधार तैयार किया गया और इसका आधार रोजगार प्रधान था। बाद में सी सुब्रमण्यम के स्थान पर डीपी धर को योजना मंत्री बनाया गया, जिसके नेतृत्व में नए सिरे से योजना का दृष्टिकोण पत्र तैयार किया गया तथा इसका आधार उत्पादन प्रधान कर दिया गया। इस योजना की अवधि में देश में आपातकाल लगा। 25 जून 1975 से 21 मार्च 1977 तक लागू हुआ। 25 जून 1975 से 21 मार्च 1977 तक जो आपातकाल लागू हुआ। सूची 1 और सूची 2 को सुमेलित करना है और बताना है कि इनमें से कौन सा सही है। सार्वजनिक वितरण प्रणाली कब शुरू हुआ था? इसका सही आंसर हो जाएगा 1992 में। अन्नपूर्णा योजना शुरू हुआ था 2000 में। काम के बदले अनाज कार्यक्रम हुआ 1977 ईस्वी में। लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली 1997 में। कब हुआ? 1997 में। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, सार्वजनिक वितरण प्रणाली 1992 में प्रारंभ की गई थी। इसके अंतर्गत न्यूनतम मूल्य पर अन्न उपलब्ध कराया गया था। पंचायती राज की अन्य संस्थाओं की तरह ग्राम पंचायत के लिए भी अनुदान सब्सिडी का प्रावधान कौन संस्था करता है? और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, राज्य वित्त आयोग। कौन करता है? तो राज्य वित्त आयोग करता है। राज्य वित्त आयोग का गठन संविधान के अनुच्छेद 243(1) और 243(22) के द्वारा किया जाता है। स्तंभों को मिलान करते हैं। काट एवं दाह एवं कृषि संबंध राज है। आइए देखते हैं। दहिया, दहिया है वो है मध्य प्रदेश में। कुरुबा, कुरुबा जो है वो है झारखंड में। बरिंगा है वो है उड़ीसा में। और पेंडा जो है वो है आंध्र प्रदेश में। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। स्थानांतरित कृषि, कृषि का सबसे प्राचीन विधि है। स्थानांतरित कृषि के अंतर्गत कृषि विशेष स्थल की वनस्पति को काटकर या जलाकर साफ कर दिया जाता है और फिर उस पर कृषि की जाती है। तो इसे काटन एवं दहन प्रणाली या पेड्डा पद्धति कहते हैं। अगला है मृगनयनी का महल कहाँ स्थित है? मृगनयनी का महल आंसर हो जाएगा डी, ग्वालियर में स्थित है। मृगनयनी का महल राजा मानसिंह तोमर ने निर्माण कराया था। मृगनयनी वृंदावन लाल वर्मा की प्रसिद्ध ऐतिहासिक रचना भी है। नीचे 4 वर्ण समूह दिए गए, उनमें से 3 किसी संदर्भ में एक समान है, उनमें से एक असंगत है। उस असंगत वर्ण समूह का चयन कीजिए। आइए देखते हैं किस तरह है। अगर एन से एस गया है तो ये +5 है, एस से एक्स गया ये भी +5 है और एक्स से सी गया ये +5 है। चलिए ये तो सही है। अगर एच से एम गया ये भी +5 है, एम से आर +5, आर से डब्ल्यू +5, टी से बाई ये भी +5, बाई से डी +5 और डी से आई +5 है। जेड की बात करें तो जेड से ई +5, ई से जे +5 और जे से पी +6 हो जा रहा है। यहाँ डिफरेंस हो रहा है। आंसर हो जाएगा बी। चलिए शेष तीनों संख्याओं से दोनों संख्याओं के मध्य कौन सा ये युग्म जो है संबंध नहीं है? तो आइए देखते हैं। 385 - 215 अगर करते हैं तो हो जाएगा 123 और 292 - 169 करते हैं तो ये भी हो जाएगा 123 और 134 - 11 करते हैं तो ये भी 123 है। 308 - 178 करते हैं तो हो जाता है 123, जो नहीं बराबर है 130 हो जाएगा, नहीं बराबर है 123 के, तो आंसर हो जाएगा सी। नीचे 4 शब्द दिए गए, उनमें से 3 किसी संदर्भ में एक समान है। असंगत को पहचानना है। कौन सा है? मुंबई, रायपुर, अहमदाबाद, रांची। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, अहमदाबाद। मुंबई, रायपुर और रांची के सभी भारत के राज्यों की राजधानियां हैं, जबकि अहमदाबाद गुजरात राज्य का एक शहर है। अतः सी विकल्प जो है ये सबसे अलग है। चलिए निम्न में दिए गए समुच्चय की संख्याओं के मध्य का संबंध देखना है किस तरह है। 192, 140, 252। 192 से 140 जाएगा तो कितना हो जाएगा? -52 होगा। और 140 से 252 हो जाएगा कितना? सीधे 112 होगा। कितना? 112। और ये किस में है? तो 186 से अगर -52 करेंगे तो आ जाएगा 134। 134 से 246 करेंगे तो ये हो जाएगा 112। आंसर हमारे पास हो जाएगा, ये संबंध है। नीचे 4 शब्द दिए गए, 3 किसी संदर्भ में एक समान, उनमें से एक असंगत है। असंगत शब्द को चयन करना। डाह, ईर्ष्या, द्वेष, सहानुभूति। और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, सहानुभूति। डाह, द्वेष, ईर्ष्या किसी भी व्यक्ति के हीन भावना को प्रदर्शित करता है, जबकि सहानुभूति किसी भी व्यक्ति की प्रेम की भावना को प्रदर्शित करता है। सहानुभूति जो है वो असंगत है। 3 किसी संदर्भ में एक समान है, एक असंगत है। असंगत संख्या को पहचानना है। आइए देखते हैं, पहचानते हैं इनमें से। तो 15 × 7 - 8 बराबर हो जाता है 97। यहाँ दिया गया है कितना? 197, जो कि सही नहीं है। चलिए अगला एक चेक कर लेते हैं। 27 × 7 - 8 बराबर है 189 - 8 बराबर 181। ये तो सही है। 21 × 7 - 8 बराबर 167 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 167। और विकल्प डी में है 25 × 7 - 8
तो 21 गुना 7 माइनस 8 बराबर हो जाएगा कितना, 167 नहीं होगा, ये हो जाएगा 139। और 25 गुना 7 माइनस 8 बराबर 175 माइनस 8 बराबर ये हो जाएगा 167। हमारे पास तो सभी आ रहे हैं, लेकिन बस ऊपर वाला नहीं आ रहा है, ए ऑप्शन सही हो जाएगा। एक निश्चित कूट भाषा में यदि फोर्स को इस तरह, मिस्ट को इतना लिखा जाता है, उसी कूट भाषा में यूरेनस को क्या लिखा जाएगा। तो एफ का जो लिखा गया है वो है 6, ओ को 4, आर को 18, सी को 3, ई को 2 लिखा गया है। और मिस्ट में क्या है, एम को लिखा गया है 13, आई को लिखा गया है 3, एस बराबर 19, टी बराबर 20 है। तो कह रहा है यदि शब्दों का मौजूद कांस्टेंट अक्षरों को उसके स्थानीय मान के अंक को लिखा गया है तथा शब्दों में मौजूद वोवेल अक्षर को ए बराबर 1, ई बराबर 2, आई बराबर 3, ओ बराबर 4, यू बराबर 5 लिखकर कोड किया गया है। तो यूरेनस में यू बराबर क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा 5, आर को पूरा 18 लिखेंगे, ए बराबर 1 लिखेंगे, एन का कितना होता है 14, यू को 5 लिखेंगे और इसको 19 लिखेंगे। हमारे पास जो आंसर आ जाएगा वो हो जाएगा डी। अगला प्रश्न है, निश्चित कूट भाषा में यदि इस तरह को इस तरह लिखा गया तो उसी कूट भाषा में ऑक्टेव को क्या लिखा जाएगा। तो आइए देखते हैं, FUTILE इसे लिखा गया है UFITEL। यहाँ पर इस तरह कर दिया गया है, टी को इधर, आई को इधर, एल को इधर, इस तरह। तो ऑक्टेव को अगर हम इसी तरह करेंगे तो हमारे पास जो आंसर आ जाएगा वो कौन सा हो जाएगा, वो हो जाएगा ए। नेक्स्ट प्रश्न है, 5 विद्यार्थियों के पहले सेमेस्टर के स्कोर दर्शाते हैं कि रमन ने रितेश से अधिक अंक प्राप्त हुए, लेकिन वह हर्षिता के बाद दूसरे नंबर पर है। यदि अंकुर के अंक सबसे कम है तो राघव की स्थिति क्या होगा। सबसे ज़्यादा जो होगा वो हर्षिता का, उसके बाद है राघव का, जैसा कि प्रश्न कर रहा है, रमन का, उसके बाद रितेश का, और सबसे कम जो है वो है अंकुर का। तो स्पष्ट है कि राघव रमन से ठीक ऊपर है। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी। एक निश्चित कूट भाषा में यदि फ्राई को इतना लिखा जाता है तो उस कूट भाषा में सेज को क्या लिखा जाएगा। तो आइए देखते हैं, फ्राई को कितने, एफ का होता है 6, आर का 18, बाई का होता है 25। अगर जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 49, उसमें से 3 से गुना करेंगे तो 147 आ जाएगा। ठीक उसी तरह अगर हम यहाँ शब्दों को मौजूद सभी अक्षरों का स्थानीय मानकों को जोड़कर फिर शब्दों में मौजूद कुल अक्षरों की संख्या को से गुना करके कोड किया गया है। तो चलिए, इसमें से गुना कितना, 3 से गुना किया गया है क्योंकि इसमें 3 अक्षर का है, और इसमें 5 है, 5 से गुना किया जाएगा। लेकिन पहले शब्द को जोड़ते हैं तो 19 हो जाएगा, 5 हो जाएगा, आई का 9, जेड का 26 और ई के 5, सभी को जोड़ेंगे तो 64 है, इसमें 5 है तो 5 से गुना करेंगे, आंसर हो जाएगा 320। सही जवाब है डी। यदि कूट भाषा में रोज को इस तरह लिखा जाता है, उसी कूट भाषा में हैंड को क्या लिखा जाएगा। तो आर के विपरीत क्या हो जाएगा आई, ओ के विपरीत एल, एस के विपरीत एच, आई के विपरीत भी, यानी विपरीत लिखा गया है। तो हैंड का विपरीत हो जाएगा SZMW, SZMW, आंसर हो जाएगा बी। उस विकल्प का चयन करें जो आकृति में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर रखे जाने के लिए सर्वोत्तम उपयुक्त है। आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा। तो आइए देखते हैं, पहली कॉलम में है 3 गुना 8 कितना हो जाएगा, गुना 5 120। अगर हम तीसरी कॉलम में 4 गुना 10 40 गुना 3 करते हैं तो भी 120, ये 520, 20 को इतना करेंगे तो कितना हो जाएगा। यहाँ पर अगर हम 6 रखते हैं तो आ जाएगा, आंसर हो जाएगा 6, ये भी 120 आ जाएगा। उस विकल्प आकृति की चुने जो दी गई आकृति में सन्निहित है, घुमाने की अनुमति नहीं है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। वह बेन आरेख चुने जो निम्न श्रेणियों के बीच के संबंध का सबसे अच्छा निरूपण करता है, सरीसृप, मेढक, जंतु। तो ये तो अगर हम इसे लिखते हैं जंतु, तो जंतु के अंदर आ जाएगा कौन, तो सरीसृप और मेढक आ जाएगा। आंसर हमारे पास हो जाएगा सी। वर्गों के उस समुच्चय का चयन करें जिनके बीच के संबंध को बेन आरेख सर्वोत्तम ढंग से दर्शाया गया। इन तीनों को मान लें कि यहाँ पर देख सकते हैं, पिता पुरुष पुत्र है, तो एक पुरुष हो जाएगा, पुरुष है, यहाँ पर पिता हो जाएगा, यहाँ पर पुत्र हो जाएगा। अगर पुत्र है तो पिता जरूर होगा, और पिता है तो पुरुष भी होगा ही। आंसर हो जाएगा कौन सा, तो हो जाएगा ए। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना का शुभारंभ कब हुआ था, प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना का। आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 1 मई 2016 को प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना की शुभारंभ हुआ था। पीएम उज्ज्वला योजना का उद्देश्य बीपीएल परिवारों की मुफ्त में एलपीजी कनेक्शन देना है। उज्ज्वला योजना के अंतर्गत सरकार द्वारा बीपीएल परिवारों को प्रति कनेक्शन 1600 रुपये की वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। पीएम जन धन योजना काफ़ी बार पूछा जाता है, ये शुरू हुआ था 28 अगस्त 2014 को। मेक इन इंडिया 25 सितंबर 2014 को। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ 22 जनवरी 2015 को। बेटी बचाओ बेटी, 1 रैंक 1 पेंशन 7 नवंबर 2015 को। और स्टार्टअप इंडिया ये भी पूछा जाता है, 16 जनवरी 2016 को स्टार्टअप इंडिया। चलिए अगला है, मथुरी लोक नृत्य इनमें से किस राज्य में प्रचलित है। मथुरी लोक नृत्य, आंसर हो जाएगा बी, तेलंगाना में प्रसिद्ध है। दहकीला दशावता महाराष्ट्र में, पैरास लोक नृत्य उड़ीसा में, काठी लोक नृत्य पश्चिम बंगाल में, दसाई नाच झारखंड में प्रसिद्ध है, और थंगलाम जो लोक नृत्य है वो मिजोरम में प्रसिद्ध है। ये काफ़ी ये सब इंपॉर्टेंट है, प्रश्न जरूर पूछा जाता है। संसद की प्राक्कलन समिति है, आंसर हो जाएगा ए, अस्थायी समिति है। प्राक्कलन समिति में केवल लोकसभा के ही सदस्य होते हैं, और इनमें सदस्यों की संख्या होती है वो होती है 30 होती है। प्राक्कलन समिति का मुख्य कार्य प्रशासन में मित व्ययिता और कार्यकुशलता संबंधी सुझाव देना है। इस समिति के सदस्यों का कार्यकाल 1 वर्ष का होता है। और प्राक्कलन समिति की जुड़वा बहन जो है वो लेख लेखा समिति को कहते हैं।
नामदफा बाघ अभ्यारण्य किस राज्य में स्थित है? आंसर हो जाएगा ए, अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। 1972 में भारतीय वन्यजीव अधिनियम के द्वारा टाइगर रिजर्व के स्थान की शुरुआत की गई थी। पक्खे और कमलांग टाइगर रिजर्व पूछा जाता है, ये अरुणाचल प्रदेश में ही है। दाफा टाइगर रिजर्व मिजोरम में है और पेरियार और पेरम्बिकुलम टाइगर रिजर्व केरल में है। वाल्मीकि टाइगर रिजर्व बिहार में है और सतमंगलम टाइगर रिजर्व तमिलनाडु में है। दक्षिण भारत की सर्वोच्च चोटी कौन है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, अन्नामुडी। दक्षिण भारत की सर्वोच्च चोटी अन्नायमुडी है। दक्षिण पर्वतीय क्षेत्र के अंतर्गत केरल एवं तमिलनाडु के सीमा पर स्थित नीलगिरी, अन्नामलाई, कार्डमम तमिलनाडु में स्थित पलानी पहाड़ी आदि आती है। और अन्नामलाई पर्वत की चोटी अन्नायमुडी दक्षिण भारत की सर्वोच्च चोटी है। पूर्वी घाट का सर्वोच्च चोटी जिंदगड़ा है। नेक्स्ट देखते हैं, पूर्वी गोदावरी क्षेत्र में कोया विद्रोह किस वर्ष हुआ था? पूर्वी गोदावरी क्षेत्र में कोया विद्रोह किस वर्ष हुआ था? और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 1879 से 1880 ईस्वी में हुआ था। कोया विद्रोह अंग्रेज के विरुद्ध किया गया था। एक दीर्घ अवधि तक चलने वाला विद्रोह था। इस विद्रोह के द्वारा उड़ीसा के मालकागिरी जिले के कुछ क्षेत्र को भी प्रभावित हुआ था। कोया विद्रोह का प्रथम चरण 1879 से 1880 में हुआ था, जिसका नेता टोम्पा सोरा था। कौन था? टोम्पा सोरा था। भारत में इनमें से किस आनुवंशिक रूप से संशोधित जीएम फसल को कानूनन खेती करने की अनुमति दी गई? और इसका आंसर हो जाएगा ए, बीटी कपास का। किसे? तो बीटी कपास का। भारत में बीटी कपास फसल को आनुवंशिक रूप से संशोधित जीएम फसल को कानूनन खेती करने की अनुमति दी गई। बीटी का तात्पर्य है बेसिलस थुरिनजीनियस। बेसिलस थुरिनजीनियस। बेसिलस थुरिनजीनियस मृदा में रहने वाले जीवाणु है। बीटी कपास जो लेपिडोप्टेरा नामक कीट से बचाव करता है। बीटी कपास जो लेपिडोप्टेरा नामक कीट से बचाव करता है। अगला है, केल्विन पैमाने पर पानी का हिमांक क्या है? और इसका सही आंसर हो जाएगा सी, 273.15 केल्विन। केल्विन पैमाने पर पानी का हिमांक 273.15 केल्विन है, यानी 0.01 डिग्री सेल्सियस, जो जल का त्रिक बिंदु कहते हैं। सेल्सियस पैमाने पर पानी का हिमांक बिंदु 0 डिग्री सेल्सियस है और क्वथनांक बिंदु जो होता है वो 100 डिग्री सेल्सियस होता है। और -40 डिग्री जो होता है वो सेल्सियस और फ़ारेनहाइट दोनों में जो होता है वो समान होता है। निम्न में से कौन सा मैग्नेटिक डिस्क नहीं है? आंसर हो जाएगा ए, डीवीडी। डीवीडी एक मैग्नेटिक डिस्क नहीं है। चुंबकीय डिस्क एक भंडारण उपकरण है जो डेटा को लिखने, पुनः लिखने और एक्सेस करने के लिए चुंबकीयकरण प्रक्रिया का उपयोग करता है। 1935 में निम्नलिखित में किसने शैवाल की संरचना और उनके प्रजनन तंत्र की व्याख्या की थी? 1935 में किसने शैवाल की संरचना और उनके प्रजनन तंत्र की व्याख्या की थी? और इसका आंसर हो जाएगा बी, F.E. फ्रिच ने। F.E. फ्रिच ने शैवाल की रचना और उनके प्रजनन तंत्र की व्याख्या की। वनस्पति विज्ञान की वह शाखा जिसमें शैवालों का अध्ययन करते हैं फाइकोलॉजी कहते हैं। हरी शैवाल में स्टार्च यानी मंड पदार्थ संचित रहता है और नीली हरी शैवाल में प्रकाश संश्लेषण की उत्पादन ग्लाइकोजोन है। सारगासम नामक शैवाल से जापान में कृत्रिम ऊन का निर्माण किया जाता है। अगला है, संलग्न की गुप्त ऊष्मा है, और इसका आंसर हो जाएगा डी, ठोस द्रव अवस्था परिवर्तन के लिए गुप्त ऊष्मा। मेगालोब्लास्टिक एनीमिया किस विटामिन की कमी के कारण होता है? मेगालोब्लास्टिक एनीमिया किस विटामिन की कमी के कारण होता है? आंसर हो जाएगा ए, विटामिन B12 के कमी के कारण होता है। रेड ब्लड सेल का निर्माण कम होने से मेगालोब्लास्टिक एनीमिया होता है। इनमें कौन सा उभयधर्मी ऑक्साइड है? और इसका आंसर हो जाएगा सी, जिंक ऑक्साइड। जिंक ऑक्साइड उभयधर्मी ऑक्साइड है। Zn, Al, Sn और Pb जो है वो है उभयधर्मी धातु है। और धातु का ऑक्साइड क्षारीय होता है, अधातु का ऑक्साइड अम्लीय होता है। इकोलॉजी शब्द खाली स्थान शब्द ओकोलॉजी से बना है, और इसका सही आंसर हो जाएगा ए, यूनानी शब्द ओइकोलॉजी से बना है, इकोलॉजी। सर्वप्रथम अर्नेस्ट हैकल नामक प्राणी विज्ञान शास्त्री ने 1866 ईस्वी में इकोलॉजी शब्द का प्रयोग इकोलॉजी के रूप में किया है। उनके अनुसार वातावरण और जीव समुदाय के पारस्परिक संबंध के अध्ययन को पारिस्थितिकी कहते हैं। निम्नलिखित में कौन सा रोग विषाणु से होता है? और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, चिकन पॉक्स। चिकन पॉक्स जो होता है वो विषाणु से होता है। दिए गए आरेख में वृत्त ग्रामीण जनों को निरूपित करता है, त्रिभुज व्यवसाय को, आयत स्नातकों को। आरेख को ध्यानपूर्वक अवलोकन करें और उससे बता दिए गए प्रश्न को उत्तर दें। उन ग्रामीण व्यवसायों की संख्या कितनी है जो स्नातक नहीं है? और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 8। उन बॉक्सों को चयन करें जिन्हें दी गई शॉर्ट की लाइनों पर मोड़कर बनाया जा सकता है। 6 के अपोजिट हो जाएगा कौन? तो 1 हो जाएगा। 3 के अपोजिट जो हो जाएगा वो 5 हो जाएगा और 2 के अपोजिट 4 हो जाएगा। और कभी भी जो एक साथ ये फलक नहीं दिखेगा, इस तरह से आप उसे छाट दीजिएगा कि घन के विपरीत फलक एक दूसरे के आसन फलक नहीं होते हैं। विकल्प बी और डी में विपरीत फलक आसन के स्थान पर है, जो संभव नहीं है। बी और डी तो हमारे पास आंसर हो जाएगा, तो दी गई सीट को मोड़कर ए और सी का घन बनाया जा सकता है। आंसर हो जाएगा सी। मित सुबह सूरज की दिशा में साइकिल चलाना शुरू करता है, यानी पूरब की दिशा में चलाया जाए। कुछ समय के बाद वह अपनी बाईं ओर 45 डिग्री पर मुड़ जाता है। बाईं ओर 45 डिग्री पर मोड़ लेता है, फिर उसके बाईं ओर 80 डिग्री पर मुड़ जाता है। कितने डिग्री पर मुड़ जाता है? तो वो 80 डिग्री पे मुड़ जाता है। तो यहाँ से 80 डिग्री जो हमारे पास होगा वो हो जाएगा इधर 80 डिग्री पे मुड़ जाता है। अब वो अपनी प्रारंभिक स्थिति के संबंध में किस दिशा में है? तो इसका जो आंसर हो जाएगा उत्तर और पश्चिम में। किधर है? उत्तर और पश्चिम में।
निम्नलिखित श्रेणी में से अगला पद क्या होगा? ये देखते हैं। 3 से 8 गया है, +5 है। 8 से 15 गया है, +7 है, +10 है और +15 है, +22 है। अब 62 से जो 95 गया +33 है। यहाँ पर क्या होगा ये देखना है, लेकिन उससे पहले देखना है कि 5 से 7 जो गया था वो 2 गया था, 7 से 10 3 गया था, 10 से 15 5 गया था और 15 से 12 7 गया था और 12 से जो हमारे पास 22 गया, 15 से 22 7 गया था। अब 22 से 33 गया वो 11 हुआ, यानी 2 3 5 7 11 है, यानी जो हमारे पास आ रहा है वो अभाज्य संख्या आ रहा है। अब क्या होगा? वो होगा 13। तो 33 + 13 कितना हो जाएगा? 6 4 46 हो जाएगा, यानी 95 + 46 जोड़ेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 141। आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट है, अक्षरों के उस संयोजन का चयन करें जो दी गई श्रृंखला में रिक्त स्थानों में क्रमिक रूप से रखे जाने पर श्रृंखला पूर्ण करेगा। आंसर हो जाएगा बी। 111 नंबर के प्रश्न देखते हैं किस तरह संबंध है। 13 4 19, उसके बाद फिर 16 5। तो अगर देखते हैं 4 गुना 3 4 × 12 + 1 हो जाएगा 13। इस तरह है 4 गुना ये। इसमें किस तरह लिखते हैं? 5 गुना 3 15 + 1 हो जाएगा 16। यहाँ पर भी उसी तरह अगर गुना करेंगे इन ऑप्शन में रख के, अगर हम 6 रखते हैं तो 6 गुना 3 18 + 1 करेंगे तो 19 हो जाएगा, यानी आंसर हमारे पास आ जाएगा डी। अगला प्रश्न है ब्लड रिलेशन का। तो ब्लड रिलेशन का आप इसे सोल्व कर लीजिएगा। इसका जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ZC की नानी होगी। निम्नलिखित जानकारी को ध्यान से पूर्वक पढ़े और नीचे दिए गए प्रश्न को उत्तर दे। आप इसे सोल्व कीजिएगा। इसमें जो बैठने का पोस्चर होगा ये यहाँ पर कर देते हैं, काफ़ी ये लंबा स्टेटमेंट है। यहाँ पर जो बैठेगा वो शिवा बैठेगा, उसके बाद हरीश बैठेगा, उसके बाद मनी बैठेगा, अभी बैठेगा, रामू बैठेगा, रेखा, राजू और लास्ट में जो बैठेगा वो बैठेगा अरुण बैठेगा। इसका आंसर जो हमारे पास हो जाएगा वो हो जाएगा डी, मनी का हो जाएगा। नेक्स्ट है निम्नलिखित श्रेणी का अगला पद। आप इसे अच्छे से बना लीजिएगा या स्नैपशॉट ले लीजिए। आंसर हो जाएगा मनी। निम्नलिखित श्रेणी का अगला पद ज्ञात कीजिए। तो आइए देखते हैं। ए से हमारे पास जो ई गया है वो +5 है, ई से आई गया है वो +4 है, ए से ई गया है +4 होगा, ए से ई +4 और ई से आई +4 और आई से जो अगला +4 होगा वो क्या होगा? वो होगा एम होगा। 1 से +4 5 होगा, 5 से +4 9 होगा, 9 से +4 जो होगा वो क्या हो जाएगा? वो 13 हो जाएगा। उसी तरह जेड भी आर से क्या करना है? तो जेड से भी गया -4 है और भी से आर गया ये भी -4 है, तो अगला भी -4 करेंगे, आर से -4 तो एन हो जाएगा, M 13 N हो जाएगा। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। शब्द डाउटर में आगे और पीछे दोनों दिशाओं में ऐसे कितने अक्षर युग मौजूद है जिनके बीच शब्द में उतने ही अक्षर है जितने उनके अंग्रेजी वर्णमाला क्रम में है? तो इसे इस तरह देखना होगा कि हमें आंसर मिल जाए। तो DAUGHTER, डी का हो जा रहा है 4, ए का ए, यू का 21, जी का 7, एच का 8, टी का 20, ई का 5 और आर का 18 हो जाता है। अब आइए देखते हैं डी से जी। अगर हम देखते हैं डी से जी तो यहाँ पर से 4 और 7 है उसमें, और एक देखते हैं डी से एच, तो देखते हैं डी से एच। इसी तरह एक देखते हैं 7 से 8 जी एच में एक है, वहाँ भी एक है, और एक होगा 20 से 18 टी से आर, टी से आर। यहाँ भी देखिए 2 अक्षर है, आर एस टी होता, या यहाँ भी थे। तो एक ये है, 2 है, 3 है, 4। टोटल जो हमारे पास मिल रहा है वो 4 युग मिल रहा है। जैसे डी होता तो डी ई एफ जी होता, एच होता, यहाँ 2 मिल रहा है। तो आंसर हमारे पास हो जाएगा 4। 36 विद्यार्थी वाली एक कक्षा में लड़कों की संख्या लड़कियों की संख्या से दुगनी है। कक्षा में रीमा से पहले 13 लड़के हैं जो कक्षा में 19वें स्थान पर है। कक्षा में रीमा के बाद कितनी लड़कियां हैं? माना कि लड़कियों की संख्या कितना है? x है, तो लड़कों की संख्या 2x है। अब x + 2x बराबर कितना है? 36 है, तो x बराबर आ जाएगा 12। लड़कों की संख्या हो जाएगा 24, लड़कियों की संख्या हो जाएगी 12। हमारे पास ये 2 निकल कर आ गया। अब कह क्या रहा है कि कक्षा में रीमा से पहला 13 लड़के हैं जो कक्षा में 19वें स्थान पर है। कक्षा में रीमा के बाद कितनी लड़कियां हैं? अगर मान लिया कि यहाँ पे कक्षा में रीमा है तो इससे पहले जो है वो 13 लड़के हैं और ये उनका 19वां स्थान है। तो 13 + 5 करेंगे तो 18 के बाद 19वां आ जाएगा, और इधर 11 लड़के हो जाएंगे और कितनी लड़कियाँ? 6 लड़के। 11 लड़के हो जाएंगे और 6 लड़कियाँ हो जाएंगे। तो हमारे पास जो आंसर आ जाएगा वो हो जाएगा डी 6। कक्षा में रीमा के बाद कितनी लड़कियाँ हैं? तो 6 लड़कियाँ हैं। 22 फरवरी 2002 को शुक्रवार था, तो 15 मार्च 2008 को सप्ताह का कौन सा दिन था? तो इसे इस तरह सोल्व करते हैं। 22 फरवरी 2002 और 15 मार्च 2008। तो हमारे पास जो आ जाएगा 6 + 1 1,
एक एक जो है वो लीप ईयर है, 2 इसमें से लीप ईयर होगा, यानी टोटल 8 हो जाएगा। अब 6 + 1 + 6 हो गया, और 6 जो होगा वो फरवरी का और 15 मार्च का, ये भी ले लेना है, यानी 6 + 1 + 1 + 6 फरवरी का प्लस 15 मार्च का बटा 7, यानी 29/7। शेष कितना बचेगा? शेष होगा एक दिन, तथा शुक्रवार + 1 हो जाएगा शनिवार। क्या हो जाएगा? शनिवार। आंसर हमारे पास आ जाएगा डी, शनिवार। निम्नलिखित श्रेणी में अगला पद क्या होगा? इनमें से बताना है अगला। 3 से 2 गया है, -1 हुआ है। 2 से 7 गया है, +2 से 9 गया है, +7 है। 9 से 8 गया है, -1 है। 8 से क्या हो जाएगा? +7 गया है। 15 से -1 14 हुआ है। 14 से +7 करेंगे तो ये हो जाएगा 21। आंसर हमारे पास आ जाएगा डी। नीचे एक कागज़ को मोड़ने पर उसे काटने का तरीका दर्शाया गया, कागज़ खोलने पर कैसा दिखाई देगा? आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। कैसा होगा? तो बी। यदि दर्पण के नीचे दिखाई गई स्थिति के अनुसार PQ रखा जाएगा तो कैसा बनेगा? आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेत्र लेंस की फोकस दूरी में वृद्धि की जाती है तब नेत्र की पेशियाँ क्या होती है? आंसर हो जाएगा ए, शिथिल होती है तथा लेंस जो होता है पतला हो जाता है। किसी पिंड का जड़त्व, आंसर हो जाएगा सी, उसकी गति की अवस्था में परिवर्तन को प्रतिरोधित करता है। किसी पिंड का जड़त्व उसकी गति की अवस्था में परिवर्तन को प्रतिरोधित करता है। जड़त्व किसी वस्तु का वह गुण है जिसके कारण वह अपने ऊपर लगने वाले बल को प्रतिरोध करता है। जड़त्व वस्तु के द्रव्यमान का समानुपाती होता है। निम्नलिखित में कौन सा पादप रोग खनिज की कमी के कारण होता है? आंसर हो जाएगा ए, चुकंदर का केंद्र विगलन। चुकंदर का केंद्र विगलन जो होता है वो खनिज की कमी के कारण होता है। चुकंदर का हार्ट रोग बोरोन की कमी से होता है। धान में खैरा रोग जस्ता की कमी से होता है। और नींबू में लिटिल लीफ रोग तांबा के कमी के कारण से होता है। विद्युत के माध्यम से किसी अन्य पदार्थ के ऊपर किसी भी अन्य वांछित धातु की परत चढ़ाने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? आंसर हो जाएगा ए, इलेक्ट्रोप्लेटिंग। विद्युत के माध्यम से किसी अन्य पदार्थ के ऊपर किसी भी अन्य वांछित धातु को परत चढ़ाने की प्रक्रिया को इलेक्ट्रोप्लेटिंग कहा जाता है। इलेक्ट्रोप्लेटिंग यानी विद्युत लेपन। धातु को संरक्षण या जंग से बचाने के किया जाता है। धातु की सतह को चमकीला और सुंदर बनाने के लिए किया जाता है। अगला है, बल्बों में प्रयुक्त टंगस्टन फिलामेंट का गलनांक कितना होता है? और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 3422 डिग्री सेल्सियस होता है। जलते हुए बल्ब के अंदर तापमान जो होता है वो 1500 डिग्री सेल्सियस से 2500 डिग्री सेल्सियस तक होता है। बल्ब के अंदर निष्क्रिय गैस आर्गन या नाइट्रोजन भरी जाती है। विद्युत हीटर या विद्युत आयरन इत्यादि में नाइक्रोम के तार उपयोग किया जाता है। अगला है, 2 प्रकोष्ठ वाला हृदय किसमें पाया जाता है? सही जवाब होगा ऑप्शन बी, मछली में पाया जाता है। न्यूरॉन में विद्युत संकेत रासायनिक संकेत कहाँ बदलता है? न्यूरॉन में विद्युत संकेत रासायनिक संकेत में कहाँ बदलता है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, एक्सॉन छोर पे। कहाँ? एक्सॉन छोर पे रासायनिक संकेत में बदलता है। जब कोई विद्युत संकेत किसी न्यूरॉन के एक्सॉन छोर तक पहुँचता है, यह एक रासायनिक पदार्थ मुक्त करता है। गलत भाग को ढूंढिए, इनमें से गलत भाग को ढूंढिए तो आंसर हो जाएगा कोशिका द्रव को प्रद्रव्य भी कहा जाता है, ये गलत है। गोल्जी उपकरण लाइसोसोम के बनने में शामिल होता है, बिल्कुल सही। केंद्रक माइटोकॉन्ड्रिया एवं लवक में DNA में होता है, इसलिए ये अपनी सरात्मक प्रोटीन बनाने में समर्थ है, सही है। माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का पावर हाउस कहा जाता है क्योंकि इनमें ATP का उत्पादन होता है, ये भी सही है। Fe2O3 तथा FeO में ऑक्सीजन के भारों में अनुपात होगा, आंसर हो जाएगा बी, 3:1 होगा, क्योंकि Fe2O3 का ऑक्सीजन भार जो होगा वो 48 ग्राम होगा Fe2O3 के, और FeO का जो होगा वो 16 ग्राम होगा। तो 48/16 3:1। Fe का परमाणु संख्या कितना होता है? Fe का वो होता है 26 होता है। अगला है, निम्न में से कौन सा कथन गलत है? सभी रज्जुकी यानी कार्डेटा खाली स्थान है, आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, डिप्लोब्लास्टिक होते हैं। सभी रज्जुकी डिप्लोब्लास्टिक होते हैं। कार्डेटा संघ निम्न लक्षण के होते हैं, जैसे इसमें पृष्ठ रज्जु की उपस्थिति होती है, इसमें क्लोम छिद्र एवं नालदार तंत्रिका तंतु अवश्य पाए जाते हैं। इनमें निम्न संघ आते हैं जैसे मत्स्य, एम्फीबिया, सरीसृप, पक्षी एवं स्तनी वर्ग। समुद्री घोड़ा, रोहू, कतला मत्स्य वर्ग में आता है। मत्स्य वर्ग में 3 कक्ष होते हैं। नेक्स्ट है, ऑक्सीजन की कमी से क्रिकेट के खिलाड़ियों की पेशियों में प्रायः खिंचाव उत्पन्न होने लगता है। ऐसा इस कारण से होता है कि पायरुवेट को लैक्टिक अम्ल में बदलने के कारण, पायरुवेट का लैक्टिक अम्ल में बदलने के कारण जब ग्लूकोज साइटोप्लाज्म में पहुंचता है तो वह सर्वप्रथम पायरुविक अम्ल में टूटता है। पायरुविक अम्ल को जब ऑक्सीजन नहीं मिलता है तो वह लैक्टिक अम्ल में टूट जाता है तथा मांसपेशियों में एकत्रित हो जाता है, जिससे थकान अनुभव होता है। पायरुविक अम्ल को जब ऑक्सीजन मिलता है तो माइटोकॉन्ड्रिया में प्रवेश कर जाता है, जहां क्रेब्स चक्र के उपरांत ऊर्जा ATP के रूप में प्राप्त होता है। निम्नलिखित में कौन सी संरचना ऊतकों की मरम्मत तथा अंगों में खाली स्थान को भरने में सहायता करती है? आंसर हो जाएगा सी, गर्तिका यानी एरियोलर। गर्तिका एरियोलर संयोजी ऊतक ढीली संयोजी ऊतक है। यह आंतरिक अंगों को सहारा प्रदान करता है तथा ऊतकों की मरम्मत में सहायता करता है। एक परमाणु रिएक्टर में नियंत्रण रॉड कैडमियम की रॉड का काम करती है, और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, चेन रिएक्शन को नियंत्रित करने के लिए अतिरिक्त न्यूट्रॉन को अवशोषित करता है। जब किसी उदासीन धातु के गोले को धनात्मक रूप से
आवेशित कांच की छड़ के संपर्क में आवेशित किया जाए तो यह गोला होगा। आंसर हो जाएगा ए, इलेक्ट्रॉन गवाएगा। क्या करेगा? इलेक्ट्रॉन गवाएगा। कांच की छड़ को सिल्क से रगड़ने पर कांच के सिल्क की ओर इलेक्ट्रॉन के स्थानांतरण होगा, जिससे कांच की छड़ धनावेशित और सिल्क जो होगा वो ऋणावेशित होगा। अगला है, प्लेट हेलेनमंथिज में पाई जाने वाली एक विशेष उत्सर्जी कोशिका कौन सी है जो किडनी की तरह काम करती है तथा निस्यंदन के माध्यम से अपशिष्ट पदार्थ को हटाती है? प्लेट हेलेनमंथिज। और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, फ्लेम कोशिका। फ्लेम कोशिका। निम्न श्रेणी के प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी? देखना है। 17 गुना 3 करेंगे तो 51 आएगा। 51 प्लस 7 करेंगे तो 58 आएगा। 58 गुना 2 करेंगे तो 116 आएगा। 116 प्लस 7 करेंगे तो 123 आएगा। 123 गुना 1 करेंगे तो 123 आएगा। इसमें से प्लस 7 जोड़ेंगे तो 130 होगा। आंसर हमारे पास होगा बी। चलिए अब कथन एवं निष्कर्ष के प्रश्न है। कुछ भारतीय जो है वो है क्या है? डॉक्टर है। कुछ जो भारतीय हैं वो डॉक्टर है। ये भारतीय हो जाएंगे, ये डॉक्टर हो जाएंगे, ये डॉक्टर हो जाएंगे, ये भारतीय हो जाएंगे। अब कह रहा है कि सभी पुरुष जो है वो है क्या है? भारतीय हैं। सभी जो पुरुष हैं वो भारतीय हैं। बिल्कुल सही है, यहाँ पर ये हो जाएंगे पुरुष हो जाएंगे। अब कह रहा है सभी इंजीनियर जो है वो पुरुष है। ये छोटा वाला जो है इंजीनियर है वो पुरुष है और वो भारतीय है, लेकिन कुछ भारतीय हैं जो डॉक्टर है। चलिए, कुछ पुरुष जो है वो डॉक्टर है, ये गलत है। सभी इंजीनियर जो है वो भारतीय हैं, बिल्कुल सही है। अनुसरण जो होता है सेकंड कर रहा है केवल, तो सही जवाब हो जाएगा डी। अगला प्रश्न फिर कथन एवं निष्कर्ष के हैं। आइए देखते हैं। सभी लड़कियां नर्तक है। ये लड़कियां हैं और ये सभी जो है वो क्या है? नर्तक है। और उसके बाद प्रश्न में करा कुछ नर्तक जो है वो है लड़के हैं। ये लड़के हैं और कोई लड़का खिलाड़ी नहीं है। कोई भी लड़का जो है यहाँ पर वो खिलाड़ी नहीं है। तब निष्कर्ष में करा है कुछ नर्तक लड़कियां हैं, बिल्कुल सही। कुछ नर्तक जो है वो क्या है? लड़कियां हैं। यहाँ पर जो लड़कियां हैं। कुछ खिलाड़ी लड़के हैं, गलत है। कुछ नर्तक है जो खिलाड़ी है, नहीं, वो तो सबसे अलग है, तो ये भी नहीं। आंसर हो जाएगा केवल निष्कर्ष एक अनुसरण करता है, बी सही हो जाएगा। वह सही विकल्प चुने जो दिए गए शब्दों के उस क्रम को दर्शाता है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। प्रत्येक प्रश्न में दिए गए शब्दों को सार्थक एवं आरोही क्रम में व्यवस्थित करें और सही क्रम दर्शाते हुए विकल्प चुने। आंसर हो जाएगा सी। क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। पहले बुध होगा, उसके बाद शुक्र होगा, उसके बाद पृथ्वी, मंगल और बृहस्पति। विकल्प को चयन करें और कीर्ति को अंतः स्थापित करें, घुमाने की अनुमति नहीं है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। 142 के दर्पण वाला प्रश्न है, इसे आप सोल्व भी सब कीजिएगा। प्रश्न फिगर वाला आसान होता है, आप कर लीजिएगा। यहाँ पर हम आंसर बता दे रहे हैं, इसका हो जाएगा बी। 143 की बात करते हैं तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ए। 144 प्रश्न की बात करते हैं तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी। 145 कागज़ के टुकड़े को मोड़ने का प्रश्न है, इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा डी। 146 नंबर प्रश्न है कि दिए गए पैटर्न को ध्यानपूर्वक अध्ययन करें और दिए गए विकल्पों में उस संख्या का चयन करें जो जिसमें x के स्थान पर आ सकती है। यहाँ पर ये देखना है। चलिए आइए देखते हैं किस तरह ये अरेंज किया गया है। 37 प्लस अगर हम 10 करते हैं तो 47, और 47 प्लस 20 करते हैं तो ये 67 है। अब आइए देखते हैं 16 प्लस 4 करेंगे तो क्या होगा और x प्लस 4 करेंगे तो क्या होगा। यानी 16 प्लस 4 करेंगे 20 होगा, 20 प्लस 4 करेंगे तो 24, तो यानी ये भी मैच करा, ये है। लास्ट वाला देखते हैं क्या है। 43 प्लस क्या करते हैं 10 करते हैं तो 53 हो जाता है, और 53 प्लस 20 करते हैं तो ये हो जाता है 73। 20 प्लस क्या करेंगे तो 25 हो जाएगा, तो 5 ऐड करेंगे और 25 में फिर से 5 ऐड करेंगे तो 30 हो जाएगा। तो हमारे पास आंसर ये पूछ रहा था, आंसर हो जाएगा 20, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। 147 नंबर के प्रश्न, उपरोक्त आकृति में कितने आयत है? इसमें से आयत काउंट करना है यहाँ पर, तो ये हो जाएगा 1 2 3 4, सबको जोड़ दीजिए। 4 3 7 2 8 प्लस 1 कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा। 4 3 7 2 1 10, फिर यहाँ 1 2 3 4, ये भी 10 है। तो आकृति में आयतों की संख्या 10 गुना 10 बराबर हो जाएगा 100। आंसर हो जाएगा ए। यदि गणितीय चिन्ह इतना के स्थान को आपस में परिवर्तन करेंगे तो कौन सा समीकरण सही होगा? इसका सही जवाब हो जाएगा ए, ये सही हो जाएगा। सिर्फ प्लस के जगह पर ये कर दीजिए गुना का। निम्नलिखित में किस चिन्हों को परस्पर बदलने में दिया गया समीकरण सही बनेगा? इसका सही जवाब हो जाएगा ए। नेक्स्ट है, एक शब्द केवल एक संख्या समूह को दर्शाया गया है, इस तरह का है, एक बताया गया है किस तरह, तो हम मील को किस तरह लिख सकते हैं। देखना है कि मील कहाँ कहाँ है। अगर चलिए एक को बता देते हैं, एम कहाँ कहाँ पर है, तो एक यहाँ पर एम है, एक यहाँ पर है, एक यहाँ पर है, 3 जगह हमारे पास एक है। तो इसका जो लिखा जाएगा वो लिखा जाएगा 0 1, इसका लिखा जाएगा 1 और 3, 1 इसमें है और 3 यहाँ पे, और इसका लिखा जाएगा 3 और 0, इसका लिखा जाएगा 3 और 0।
क्या लिखा जाएगा 3 और 0, एक और होगा m यहाँ है तो 2 और 2, इसका क्या लिखा जाएगा 2 और 2, ये 4 है। अब जो हमारे पास आंसर है इसी 4 में से एक होगा m के जगह पर, तो आप इसे करिएगा जब सॉल्व कीजिएगा आसान से, तो इसमें हो जाएगा क्योंकि इसका ये m होता है, आंसर हमारे पास C आ जाएगा। अतः मेल का क्या लिखा जाएगा 30, 56, 21 और 67, आंसर C होगा। ये था प्लेटफॉर्म के वॉल्यूम 2 में दिया गया बिहार एसएससी के प्रैक्टिस सेट। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा। धन्यवाद।